नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिस मुद्दे पे आम तौर पर हम गौर नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है सवाल तो बनता है। आज का मुद्दा है हमारा सवाल तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल तो बनता है कि क्यों इतनी युवा शक्ति होने के बावजूद भी, क्यों इतने नौजवान होने के बावजूद भी भारत आज हर जगह पिछड़ रहा है। क्यों इतनी यंग जनरेशन, क्यों इतनी यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आज भारत उस स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है, आज भारत उस प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसको होना चाहिए था और जहां के लिए वो डिज़र्विंग है। दोस्तों, अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूं तो 70% यानी कि 70% लोग हमारे देश में आज युवा हैं। यानी 70% युवा हैं, 70% लोग जो हैं वो यंग हैं। और 70% में से 65% जो लोग हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो दोस्तों, क्यों इतनी युवा शक्ति होने के बावजूद भी आज भारत उस स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है, आज भारत उस पटल पे नहीं खड़ा हो पा रहा है जहां हमारे फ्रीडम फाइटर, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जहां फिलोसफर बड़े बड़े सोचते थे कि हमको भारत को यहाँ पहुँचाना है। क्यों भारत उस स्थान में नहीं पहुँच पा रहा है? दोस्तों, पहले तो मैं सभी से आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी को, यानी आप सभी यूथ पॉपुलेशन को, आप सभी यंग जनरेशन को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा देश के बारे में कि क्या देश में चल रहा है, कैसा देश में हो रहा है, क्या देश में होगा। देखिए दोस्तों, जब तक युवा सोया है तब तक पूरा देश सोया रहेगा। जब युवा जागेगा तभी दोस्तों देश जागेगा। दोस्तों, युवा का जागना बहुत ज़रूरी है। और युवा कैसे जागेगा दोस्तों? जब आपको पता होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और जो भारत का युवा है, यानी अगर 70% युवा को भी समझ में आ जाए कौन सही है कौन गलत है, तो दोस्तों जो गद्दी पे बैठे हैं, जो भी ऊपर सीट पे बैठे हैं, वो एक हॉनेस्ट ही निकलेगा। आप देखिए दोस्तों, अगर युवा जागरूक हो गया, अगर ये 70% जो यंग पॉपुलेशन है, अगर ये 70% युवा जो पीढ़ी है, अगर ये जागरूक हो गई, तो दोस्तों जो ऊपर गद्दी पे बैठेगा, फिर आपका कंट्रोल है दोस्तों उस पर। वो कुछ नहीं, वो नहीं चला सकता, फिर आप चलाएंगे उसको। लेकिन दोस्तों आज क्या होता है? आज उल्टा होता है। जो ऊपर गद्दी पे बैठा है वो आप लोगों को चलाता है, जबकि होना चाहिए क्या, हम उन लोगों को चलाएं। क्योंकि आखिरकार जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट, कौन है? ये सरकारी नौकर है दोस्तों, आपके हमारे नौकर हैं ये। लेकिन दोस्तों आज सिचुएशन पूरी उलट हो चुकी है। ये हमको चलाते हैं दोस्तों, हम इनको नहीं चलाते। तो दोस्तों ये चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं शुरू से। देखिए दोस्तों, 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी के बाद से हमने 2-3 ही पार्टियां देखी हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। देखिए दोस्तों, बीजेपी एंड कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो 1947 से अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का कितना पैसा बाहर गया है दोस्तों, इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है और इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। क्योंकि कितना धन स्विस बैंकों में छुपाया है, कितना जो पैसा है वो बाहर के बैंकों में छुपाया है, कितना पैसा बाहर की ऑफशोर कंपनी में लगा के इन्वेस्ट किया है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है दोस्तों, और होगा भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था पार्टियों की, भाजपा और बीजेपी और एंड कांग्रेस। देखिए मैं बात करूं आपको, मैं यहाँ पे आपको गिनाता हूँ कि हमारे देश में 1947 के बाद जो बड़े बड़े स्कैम्स, बड़े बड़े करप्शन रहे हैं वो क्या थे। देखिए 2008 2G स्कैम, चॉपर स्कैम, कोयल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, बोफोर्स स्कैम, ये सब स्कैम दोस्तों अगर आप इनका मैनी कैलकुलेट करें, आप देखिए 2G स्कैम जो 2008 में हुआ था उसमें 1,76 करोड़ रुपए का स्कैम था। चॉपर स्कैम 2013 में 3600 करोड़ का स्कैम था। कोयला स्कैम 2012 में 1,00,000 करोड़ का स्कैम था। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम ये 70,000 करोड़ का स्कैम था। बोफोर्स स्कैम ये 64 करोड़ रुपए का स्कैम था।
और आप देखेंगे कि ये जो सब स्कैम्स हुए हैं, ये जो सब करप्शन हुआ है, ये जो सब भ्रष्टाचार हुआ है, वो किसके टाइम पे हुआ है? जी हाँ, कांग्रेस के टाइम पे। और दोस्तों पहला कारण तो ये है, यानी कि भ्रष्टाचार। हर चीज़ में दोस्तों आज भ्रष्टाचार होता है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि क्यों आखिर कोई भी सरकार करप्शन के विरोध में कोई भी फैसला नहीं लेती है। देखिए, 2014 से पहले जब कांग्रेस थी तो लग्जमबर्ग पेपर निकल के आए थे, काफ़ी सारे पेपर्स निकल के आए गए थे। उसमें कुछ नाम थे, कुछ इंडियंस के नाम थे जिनका पैसा स्विस बैंक में है, जिनका पैसा बाहर है देश में। तो जब मोदी सरकार आई, यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम उन नेम्स को रिवील करेंगे। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो दोस्तों नॉट अ सिंगल डिसीजन मोदी इस गवर्नमेंट ने ऐसा लिया हो जो करप्शन को टैकल करता हो। आप कहेंगे डिमोनेटाइजेशन। देखिए दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन आप सभी को पता है पूरा फेल्ड प्रोजेक्ट था, पूरी तरह फेल हो गया था डिमोनेटाइजेशन। और तो 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपने वादे पे, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी करप्शन को लेके कुछ नहीं किया है। डिफरेंट पेपर्स आते रहते हैं दोस्तों, आप देखते रहते हैं। परसों ही पेंडोरा पेपर्स निकले जिसमें 13 मिलियन कॉपीज निकाली गई और काफ़ी सारे बिग सेलिब्रिटीज़ का नाम भी आया वहाँ पे। इंडिया के सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी जो कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके थे, इन सभी का नाम आया। और पेंडोरा पेपर्स ने बताया कि कैसे ये सब जो बिग पर्सनैलिटीज़ इंडिया के, तेंदुलकर, अनिल अंबानी, कैसे ये अपनी ऑफशोर्स कंपनी बनाते हैं बाहर। ऑफशोर्स आप कह सकते हैं कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है जहाँ टैक्स नहीं लगता है, ये उन देशों में जाके कंपनी बनाते हैं, फिर वहाँ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ। और आपको पता है एफडीआई पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, ये पैसा एक कंपनी के नाम पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, उन पे आरोप लगा है कि इन्होंने एक कंपनी खोली थी ब्रिटिश नाम करके, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उधर करी थी कि दोस्तों टैक्स का पैसा छुपा के अपने देश से बाहर भेज रहे हैं। और दोस्तों ये आज की बात नहीं है, 2020 ये जो 2021 में पेंडोरा पेपर्स निकल के आए, सिर्फ पेंडोरा पेपर्स की बात नहीं है। इससे पहले पनामा पेपर्स आए थे 2016 में, जिसमें काफ़ी बिग पर्सनैलिटी का नाम था, अमिताभ बच्चन का नाम तक आया था पनामा पेपर्स में। दोस्तों उससे पहले स्विस लीक किया था जिसमें भी भारतीयों का, काफ़ी सारे भारतीयों का नाम आया था। उससे पहले पैराडाइज पेपर निकला था, उससे पहले बहामास लीक निकली थी। तो दोस्तों अगर मैं कुल मिला के बात करूं, लग्जमबर्ग पेपर से लेके पेंडोरा पेपर्स, तो 8,000 इंडियन नेम्स हैं इन पेपर्स में। जी हाँ दोस्तों, 8,000 भारतीयों का नाम आ चुका है इन पेपर्स में। लेकिन दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार इनको रिवील करने को तैयार नहीं है, कोई भी सरकार इन पे कदम लेने को तैयार नहीं है। ये 8,000 नाम दोस्तों आपके मेरे सामने हैं, इन पेपर्स में हैं। 8,000 लोगों के नाम हैं और इसमें जो नाम है वो उनके खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं लिया जाता। और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के नाम आए हैं दोस्तों। अगर आप पेंडोरा पेपर्स की बात करें तो विनोद अदानी, जो कि अडानी के भाई हैं, उनका नाम भी आया है कि उन्होंने देश से पैसा छुपा के बाहर कहीं इन्वेस्ट किया था और बाहर कहीं छुपा के रखा था। तो दोस्तों ये हम ऐसा देश बना रहे हैं जहां एक के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, और दूसरा है जो जिसके पास इतना पैसा है फिर भी वो पैसा बचाने के लिए अपने देश से टैक्स छुपा के, यानी कि टैक्स इवेड करके दूसरे देश में भेज रहा है। तो दोस्तों ऐसा देश बना दिया है हमने जहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट कॉर्पोरेट्स, सब के सब करप्ट हो चुके हैं दोस्तों। और कोई भी एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, किसी ने भी आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं है, किसी ने भी करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है दोस्तों। आप सवाल पूछेंगे कि क्यों इनके नेम आखिर डिस्क्लोज नहीं होते हैं, क्यों गवर्नमेंट इनके नेम रिवील नहीं करती है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे खबर है, जहाँ तक मुझे पता है, इसका मेन कारण होता है पॉलिटिकल फंडिंग। दोस्तों पॉलिटिकल फंडिंग यानी कि जो भी पार्टियों को फंड आता है, देखिए दोस्तों अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है कि आप फॉरेन से भी इलेक्टोरल बॉन्ड बना के इन्वेस्ट कर सकते हो। एक पेपर होता है, एक बॉन्ड होता है,
उसमें आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना चाहे पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। तो मेन रीज़न इसका है पॉलिटिकल फंडिंग। ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो अपना पैसा छिपाते हैं बाहर, यही आखिर में चुनाव के टाइम पे इनको पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल फंडिंग की आपसे बात करूं तो दोस्तों एक चौंकाने वाला डेटा आपको बताता हूं। अगर आप दोस्तों 2019 के चुनाव को देखें तो इसमें बीजेपी को 2410 करोड़, देखिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है, 2410 करोड़ की फंडिंग आई थी। और इसमें से कुछ ऐसी थी जो अननोन सोर्सेज थी, यानी सोर्सेज नहीं बताई। देखिए दोस्तों ये चल रहा है काला जादू। कोई कहाँ से पैसा भेजे, कोई कितना कहाँ से पैसा भेजे, इसका आपका नाम रिवील नहीं होगा, आपका कुछ रिवील नहीं होगा, आप पैसा भेजिए। दोस्तों जो एक गेम चल रहा है दोस्तों, इस गेम को ना हमको समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। ये एक ब्लैक मैजिक टाइप का है दोस्तों। अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया जिसमें भारत की रैंक थी 101। देखिए दोस्तों अब अगर आप इससे पिछली रैंक्स भी देखें तो इससे पिछला भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है भारत ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का मतलब होता है एक तरह का भुखमरी का एक पैमाना होता है कि भारत में कितने लोग भूखे सोते हैं, भारत में कितने लोगों को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो इसको नज़र रखते हुए एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं भारत की रैंक कुछ अच्छी खासी नहीं रही है दोस्तों। तो मैं बात करूं आखिर यहाँ पे अभी अभी हंगर इंडेक्स निकल के आया, आपने देखा, मैंने रैंक बताई। तो क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों कि एक तरफ भारत के लोग हैं जो वो भूख से मर रहे हैं, एक तरफ भारत के लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है खाने को, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं भारत में, जी हाँ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपना पैसा बाहर भेजते हैं, जो भारत से टैक्स छुपाते हैं। तो दोस्तों एट लास्ट मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब जागरूक होइए, आप सब अवेयर होइए, आप सब पता लगाइए कि क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो दोस्तों हाउ डू यू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स, तुम दूसरों से एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि वो नेता ठीक कर देगा, वो कर देगा, हमारा पीएम ये कर देगा, वो कर देगा। जब आप अवेयर नहीं होंगे, जब आप जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरे से कि वो जागरूक होगा, वो काम करेगा। आप क्यों सोचते हो कि हमने वोट दे दिया है, हमारा काम बस इतना है। दोस्तों आपका काम है सरकार चलाना। ऐसे मत बनिए कि पॉलिटिशियन आपको चलाएं, नेता आपको चलाएं। ऐसे बनिए कि आप नेताओं को चलाएं। क्यों आप सोचती हो कि एक वोट दे दिया तो बस हो गया, हमारा काम वोट देना था, अब सरकार जो चाहे सरकार खाए पैसा, सरकार पैसा लगाए, अब ये सरकार की गारंटी है। क्यों आप ऐसा सोचते हो दोस्तों? ये आपका पैसा है, हमारा पैसा है। आप जो छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स देते हो ये आपका हमारा पैसा है। आपके 100 रुपये भी गुम हो जाते हो तो आप चिंता करने लग जाते हो, और यहाँ करोड़ों करोड़ों का दोस्तों मामला है, उसमें आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों आखिरी मैसेज यही है कि प्लीज़ आप सभी लोग जागरूक होइए, सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन आखिर जनता का रखवाला है और कौन गद्दी पे बैठने लायक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।